नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह कमल है। पिछले साल दिसंबर में मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था। हॉस्पिटल में से वापस आने के बाद मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन स्ट्रोक, या इसको हम ब्रेन हैमरेज भी कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप समझते हैं थोड़ा सा डाइट को, कि डाइट किस तरह से हमें इसमें हेल्प कर सकती है। डाइट के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रूट सैलेड डाइट पे आना है। सुबह आपको खाने में सबसे पहले फ्रूट ही खाने हैं, कि जितना भी आप मैक्सिमम 250 ग्राम 300 ग्राम जो भी आप खा सकते हो वो खाइए। मॉर्निंग में चाय अवॉइड कीजिए। मॉर्निंग में ना आपको चाय लेना है, ना दूध लेना है, ना कोई पराठे लेने हैं। इस तरह का कोई भी तला हुआ, ज़्यादा नमक वाला, ज़्यादा ऑयली ये फूड नहीं लेने, क्योंकि नमक वाले फूड से भी बीपी हाई होगा और ऑयली कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली आपको फिर वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसी कोशिश करनी है, सुबह के नाश्ते में आप स्प्राउट ले सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं। इस तरह से आप उसको चेंज करिए। उसके बाद आप जब भी लंच करेंगे और डिनर करेंगे, उससे पहले आप एक प्लेट भर के अच्छी क्वांटिटी में 300-400 ग्राम अच्छी क्वांटिटी में सैलेड लेंगे। सैलेड के अंदर आपका गाजर होना चाहिए, खीरे होने चाहिए, मूली होना चाहिए, चुकंदर खाइए। ये सब चीज़ें जो फाइब्रस डाइट जाएगी, और ये सब चीज़ें लीवर को जब सपोर्ट करेंगी, तो आपका लीवर जितना अच्छे से काम करेगा तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, और फिर ये आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी उसमें सॉल्व होगा। इसके अलावा आप इसके अंदर मेन एक रोल होता है अलसी का। आप अलसी के 1 चम्मच अलसी रात को उसको कूट के पानी में भिगो दीजिए, और उसको सुबह उठ के उसको आप, या फिर आधा घंटा पहले भी आप भिगो सकते हो चाहो तो, उसको कूट के उसको पीस लीजिए। उसके बाद ही उसको पानी में, आधा कप पानी में 1 चम्मच पाउडर अलसी का भिगोइए और उसको खाली पेट मॉर्निंग में लीजिए। तो ये बहुत अच्छा हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व करने में। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफस्टाइल में ये खाने पीने में जो चेंजेस करने हैं वो करने हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ओबेस पेशेंट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा होता है, उनका बीपी बढ़ रहा होता है। उसको मैनेज करने के लिए आप एक्सरसाइज के ऊपर आइए। आप रोज़ का आधा से पौना घंटा एक्सरसाइज को ज़रूर दीजिए। तो आप पार्क में जाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन आ सके और आपके सेल्स अच्छे से काम करें। तो ये एक आपका थोड़ा जो आपको मैं ये सारे लाइफस्टाइल, आपको जो चेंजेस मैंने बताए हैं, ये सारे आपको अपने लाइफस्टाइल में डालने पड़ेंगे इस प्रॉब्लम से जल्दी रिकवरी लेने के लिए। तो आइए अब समझते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि आपके ब्रेन यानी दिमाग की जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उसके वजह से वहाँ के जो सेल्स होते हैं, जो हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, उनको नरिशमेंट नहीं मिल पाता, और जिसके वजह से वो मरने लगते हैं। और जब वो मरने लगते हैं तो उससे रिलेटेड सिम्टम, यानी आपके दिमाग में के जिस हिस्से में वो ब्लड सप्लाई जहाँ रुकी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी बॉडी में सिम्टम नज़र आते हैं कि आपको जो जो परेशानियाँ हो सकती हैं। अब देखते हैं कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक है वो कितने तरह का होता है। ये जनरली 2 तरह का होता है। एक होता है इस्चीमिक और दूसरा होता है हेमरेजिक। इस्चीमिक का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए सिर्फ रुक गई है, जिसके वजह से वही उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, और ऑक्सीजन नहीं मिला तो साथ में उनको नरिशमेंट भी नहीं मिल रही है, उनका न्यूट्रिशन लेवल गिर गया है, और जिसके वजह से वो सेल डेड होने लग गए हैं। और डेड होने के वजह से फिर वो आपकी बॉडी के अंदर सारे सिम्टम शो करते हैं, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। और दूसरा जो हमारा है, जिसमें हम हेमरेजिक कहते हैं, वो जो स्ट्रोक होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हेमरेज का मतलब होता है फट जाना, ब्लीडिंग हो जाना। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपके दिमाग की कोई आर्टरी जो होती है वो फट जाती है, और वो फटने के वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक गई है, और जो खून जो बाहर निकला होता है वो उसका एक थक्का बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। वो क्लॉटिंग भी वहाँ के जो सेल्स जहाँ पर वो जमी होती है उसके ऊपर वो प्रेशर डाल रही होती है, जिसके वजह से फिर आपको सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरली 2 टाइप का आपको मैंने बताया स्ट्रोक के बारे में।
इसके अलावा भी एक स्ट्रोक होता है, वो मिनी स्ट्रोक हम उसको जैसे कहते हैं, वो होता है ट्रांजिट इस्केमिक अटैक। ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो होता है, इसके सिम्टम सिर्फ 24 घंटे के लिए रहते हैं, उसके बाद इसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपको इससे अवेयर होना चाहिए कि आज अगर आपको ये TIA यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो पड़ा है, ये आगे चल के आपको बड़े अटैक में भी बदल सकता है, क्योंकि अभी वो जो क्लॉट आपकी बॉडी में घूम रहा है, जो जिसके वजह से आपको ये अटैक पड़ा था, वो आगे चल के बड़ा हो सकता है। तो आइए समझते हैं इसको और डिटेल में कि अटैक किस तरह से पड़ रहे हैं ये। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका जो पहला मैंने आपको बताया इस्केमिक अटैक के अंदर क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल में कोई क्लॉट, खून का थक्का घूम रहा होता है, जो घूमते घूमते आपके ब्रेन में चला जाता है, कभी कभी हार्ट में भी चला जाता है। जब हार्ट में जाता है तो उसके सिम्टम अलग होते हैं, जैसे हार्ट अटैक की कैटेगरी में जो चला गए हैं वो अलग चीज़ है। मगर अभी हम ब्रेन को देखते हैं। जब ये क्लॉट घूमता हुआ, ये थक्का घूमता हुआ हमारे ब्रेन में चला जाता है, और इसका साइज़ पर डिपेंड करता है ये कितना बड़ा है। अगर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो और खून की जो नसें हैं वो पतली हैं, तो ये ज़्यादा देर के लिए वहाँ पर रुक जाता है, अटक जाता है, क्योंकि उसको जाने के लिए वहाँ रास्ता नहीं मिल पाता। और वहाँ पर ये अटकने के वजह से आगे जितने भी जो आगे के जो ब्रांच होती है उसकी जो आर्टरीज़ की ब्रांच है, उसमें ब्लड नहीं फ्लो हो पा रहा होता है, और उसके वजह से वहाँ की ऑक्सीजन और नरिशमेंट जो होती है उन सेल्स की रुक जाती है, और रुकने के वजह से वो सेल्स डैमेज होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो ये हुआ था थक्का बनने के वजह से कि आपको एक अटैक आया। इसके अलावा जो दूसरा अटैक होता है, वो अटैक होता है नसों के फटने के वजह से। जो आर्टरी है वो आपकी फट गई है, और फटने के वजह से जो प्रॉब्लम, जो वहाँ के जो सेल्स के ऊपर प्रेशर बन रहा है वो होता है। लेकिन अब ये फटा क्यों, हमें ये समझना है। इसके पीछे कारण होता है ज़्यादातर हाई BP। तो हाई BP के पेशेंट बहुत हाई रिस्क में होते हैं, जिनको ये हेमरेजिक अटैक हो सकता है। तो आइए आगे हम समझेंगे इसको और डिटेल में कि ये क्या क्या प्रॉब्लम आपको ला। तो ये तो हुई एलोपैथी की बात। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हाई BP एक कॉज बन रहा था। हाई BP क्यों हो रहा है, अब हमें ये समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हाई BP का वजह हो सकती है, या तो आपके अंदर बहुत गर्मी हो गई है। गर्मी करने के वजह से क्या होता है कि खून बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। वहाँ की जो आपकी आर्टरीज़ की जो दीवारें होती हैं, यानी जो वॉल होती है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत तेज़ी से लगता है, और वो उसको फाड़ देता है बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट, बहुत गर्मी के वजह से। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जो कि ज़्यादातर सर्दियों में देखने का मिलता है, वो वाला हाई BP। इसमें क्या होता है, बाहर इतनी ठंड होती है, उस ठंड के वजह से हमारी जो बॉडी की जो बाहर की ऊपर की जो नसें होती हैं, सुपरफिशियल नसें, वो सिकुड़ जाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो सिकुड़ जाती हैं, वो पतली हो जाती हैं। और उन पतली नसों के अंदर खून के बहाव को पहुंचाने के लिए हमारे दिल को बहुत तेज़ काम करना पड़ता है, बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को फेंकना पड़ता है, तो जिसके वजह से BP और ऊपर जाने लगता है। ये कंडीशन ज़्यादातर उन्हीं में देखने को मिलती है जिनको पहले से ही हाई BP की प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, असल में ड्राइनेस आ रही है। तो ये बिल्कुल दो अलग अलग तरीके से हमारा जो BP इसके अंदर हम देखते हैं। एक BP हो गया बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, और एक हो गया ये ड्राइनेस की वजह से। दोनों ही में ही क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा जो लग रहा है, हमारी जो नसों पे जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत तेज़ आ रहा है, और उस प्रेशर को नसें झेल नहीं पाती हैं और वो फट जाती हैं। तो एक ये तो हुआ कॉज, जब नस फट जाती है तो हेमरेज हो गया। अब दूसरा वाला भी देखते हैं हम, जिसमें टेम्पररी जो ब्लॉकेज हुआ था। उसके अंदर क्या होता है जनरली कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। आपके डाइजेशन में जो आप फैट खा रहे हो, वो फैट आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। लीवर इस लायक नहीं है, वो इस तरह का एंजाइम नहीं सिक्रेट कर पाता कि आपका डाइजेशन, आपका फ़ैट का डाइजेशन वो कर सके। तो वो फैट ही बेसिकली आपकी जो खून की जो नसें होती हैं उनके अंदर आके चिपकने लगता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल, जो आप देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी उसमें बहुत हाई मिलता है देखने को। तो इसमें क्या होता है, वो जो कोलेस्ट्रॉल अंदर नसों में चिपक रहा होता है,
उस कोलेस्ट्रॉल के वजह से नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल ने जगह घेर ली होती है, वहाँ पर फिर खून को जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, उनके लिए जगह बहुत कम हो जाती है, जिसके लिए फिर वही वहाँ से प्रेशर के साथ जाएगा, और जो प्रेशर के साथ जाएगा तो वो कभी कभी वो थोड़ा सा जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है अंदर, वो वहाँ से छूट जाता है और वो घूमने लगता है, जिसे हम, और वो जाकर कहीं पे जाके फंस जाता है, और फिर उसके वजह से ये टेम्पररी अटैक हो जाता है। तो ये तो फ्रेंड बात हुई इसकी, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कोलेस्ट्रॉल की, जो कि एक ह्यूमिडिटी के अंदर हम डालते हैं कि आपकी बॉडी में ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके लिए विंड बढ़ाते हैं, वहाँ पे वात बढ़ाते हैं, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो और बॉडी वापस फिर से बैलेंस हो सके। तो जैसा मैंने बताया आपको कि हाई बीपी के अंदर ये नसें फट सकती हैं, जिसके वजह से ये हैमरेज हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ अदर जो हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं, वो होते हैं शुगर पेशेंट्स। शुगर पेशेंट्स बहुत हाई रिस्क पे होते हैं, जिन्हें इस तरह के जो ये हैमरेजिक अटैक आ सकते हैं। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत सिर्फ उठो खाओ पियो और सो वाली लाइफस्टाइल है, उसके वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, आपका बीपी हाई होने लगता है, और फिर आपको चांसेस हो सकते हैं कि आपको इनमें से कोई भी स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा इसमें देखा गया है कि आपको पहले से ही कोई हार्ट डिजीज़ है, तो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में इस तरह के खून के थक्के बनना बहुत कॉमन चीज़ होती है, जिसके वजह से फिर उनको फर्दर आगे ये स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा देखा गया है कि अगर आपका जो बीपी का आपको मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि बीपी की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हाई बीपी तो हमेशा इस रिस्क में रहते हैं पेशेंट कि उन्हें स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ हाई रिस्क फैक्टर थे जो मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा हम इसको अगर देखें कि इसके जो कुछ प्री सिम्टम्स आप देख सकते हो कि आपको इसके साइन देखने को मिल सकते हैं कि आपको हो सकता है ये अटैक होने वाला हो, जैसे लगातार सर में दर्द बने रहना, चक्कर की फीलिंग आना, वॉमिटिंग की फीलिंग आना, या रात की नींद बहुत डिस्टर्ब होना। ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इंडिकेट कर सकते हैं कि शायद आपको स्ट्रोक पड़ सकता है। इसके अलावा एक सिम्टम और होता है कि आपको सुन्नपन महसूस होता है आपकी बॉडी में, पैरों में, कभी हाथों में, ऐसा लगता है कि वो नम हो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, या ऐसा लगता है कि उनमें वीकनेस आने लगी है, वो उठ नहीं रहे हैं प्रॉपरली, या आपको चलते वक्त ऐसा लगता है कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। तो ये भी कुछ प्री साइंस हो सकते हैं कि आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि आपको स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइन थे जो प्री साइन मैंने बताए। इसके अलावा पोस्ट साइन मैं बताती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्ट्रोक हो गया है फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। उसके अंदर होता है कि आपका हाफ बॉडी कभी कभी कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता है, यानी पूरा एक साइड का हाथ, एक साइड का पैर, एक साइड का फेस, साथ में बोलने में भी प्रॉब्लम आती है। इसमें जो स्पीच होती है वो क्लियर नहीं होती है, और आँखों से विजन भी जो होता है देखने में आपको प्रॉब्लम आती है, धुंधला दिखाई देता है, कभी कभी डबल दिखाई देता है। ये सारे साइन डिपेंड करते हैं कि आपके ब्रेन के किस हिस्से में जाके क्लॉट फंसा है या वहाँ पर किस हिस्से की नस फटी है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा हाफ बॉडी पैरालाइज नहीं होती, सिर्फ फेस पर पैरालिसिस देखने को मिल जाता है। तो ये सारे सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ ब्रेन पर ही डिपेंड करते हैं कि ब्रेन में कितने ज़्यादा लेवल पर डैमेज हुआ है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम स्ट्रोक के कई पेशेंट ठीक कर चुके हैं, जिनमें से एक पेशेंट का इंटरव्यू हम इस वीडियो के एंड में देंगे, जिसके बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये जो पेशेंट हमारे पास आए थे, ये पेशेंट अपना तकरीबन 2-2.5 महीने से पहले से ही एक दिल्ली के अच्छे हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, मगर इन्हें कोई रिलीफ नहीं था। इसके अलावा ये कुछ अदर ट्रीटमेंट भी करा रहे थे इनका, मगर इनको कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। इनको लूज़ मोशन लगे हुए थे, इनका प्लेटलेट बढ़ा हुआ था, इनके किडनी में भी जो सिस्ट बनी हुई थी, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस इस तरह ब्लड भी आ चुका था इनके यूरिन में, और यूरिन बहुत एक्सेस आ रहा था रात के टाइम पे ज़्यादा यूरिन आ रहा था। तो इस पेशेंट को और जो था वो ये बिल्कुल बेड से नहीं उठ पा रहे थे, बेड पे ही इनकी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी,
ये बैठ भी नहीं पा रहे थे जब ये हमारे पास आए थे उससे पहले। उसके बाद हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू करा, इन्हें कुछ डाइट दी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन्स इनको हमने दी थी, जिसके बाद इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट मिली देखने को। 4 से 6 महीने करीब इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चला था और उसमें इनको काफ़ी अच्छी रिकवरी मिली। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह कमल है। पिछले साल दिसंबर में मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था। हॉस्पिटल में से वापस आने के बाद मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, हाथ पांव काम नहीं करते थे, प्लेटलेट बढ़ी हुई थी, प्रोटीन बाथरूम के सारे निकलता था, कई तरह की बीमारियां थीं। अब मेरा जो इलाज है डॉक्टर सुमन कर रही हैं और दवाइयाँ भी देती हैं, एक्सरसाइज भी कराती हैं। अब मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, 70% फ़ायदा हो गया। अब चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, आराम के साथ नींद भी मुझे आती है। अब कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड संबंधी समस्याएं भी ख़त्म हो गई हैं। यूरिनल में इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो गया है और बिल्कुल सीधा हो गया है। पहले बहुत टेढ़ा था, अब चेहरा बिल्कुल एकदम सीधा कंडीशन में हो गया है। अब मैं आराम के साथ नहा भी लेता हूँ, थोड़ा घूम भी लेता हूँ, तो अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर सुमन एक अच्छी डॉक्टर है, वो मेरा पूरा ध्यान रखती हैं।